में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन चैप्टर का आखिरी वीडियो है। मतलब इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे और किसी कारणवश आज क्लास लेट हो रही है तो आप एडजस्ट कीजिए और कल से आपको 3 बजे मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर भी है अपना वीर निर्माण उद्योग, तो वहाँ से शुरू करेंगे। आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे और बाकी सब गैर परंपरागत संसाधनों को पढ़ के आज चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 21वां लेक्चर है। बस एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। जिंदगी का सफ़र जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाता है वही इंसान है, ठीक है। अच्छी लगी, रास्ता बनाओ। अब वो रिकैप वाला सेगमेंट वापस से ऐड हो गया, तो अब पिछली क्लास वाला और पिछली क्लास वाला थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने देखा क्या, खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं, लौह, अलोह, बहुमूल्य। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की विशेषताएं। धात्विक खनिज होते हैं इन्हें पीट कर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, पीट के पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। इनका चक्रीय उपयोग संभव है और इन्हें चादर, पिंड आदि बनाया जा सकता है और इन्हें तार भी बनाना संभव है। अधात्विक खनिज, इनका उपयोग ऊर्जा संसाधनों के रूप में किया जाता है। इनमें से अनेक का प्रयोग रसायन और रासायनिक खाद, भोज्य सामग्री और भवन निर्माण में किया जाता है। इनके अनेक प्रकार से वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं। अब हमने मैग्नीज भी पढ़ा था और तांबा भी पढ़ा था। मैग्नीज क्या है, तो मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में प्रयोग होता है, ठीक है। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज निकलता है। तांबे के भंडार सीमित तो सबके हैं पर भी कम हैं तांबे के भंडार। इसका मुख्य रूप से बिजली एवं उसके संबंधित उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। थोड़ा और है, बॉक्साइड एल्युमिनियम की धातु होती है, ठीक है। बॉक्साइड से क्या मिलता है, एल्युमिनियम, और हल्की, मजबूत तथा जंगरोधी होने के कारण बहुत उपयोगी है। अभ्रक है, एक ऐसी खनिज है जो प्लेटों या पत्थर में क्रम में पाया जाता है। ये पारदर्शी, काली, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बारे में साइंस में पढ़ेंगे, डेफ में। ऊर्जा संसाधन उत्पादन, ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। कोयला, भारत में कोयला का उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, आपको पता है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइड को सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसमें कितने प्रतिशत कार्बन होता है ये मेरे को पता है, फिर भी इसमें होता है 9 to 96, और बाकी सब हम बताएंगे आपको कहाँ, केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में, ठीक है। दूसरा है बिटुमिनस और लिग्नाइट। बिटुमिनस का उपयोग कोई बड़ी होटल, दुकान में होता है, ढाबे में, और भोजन के संबंधित कार्य में होता है। और लिग्नाइट होता है भूरे रंग का और पीट होता है बहुत बेकार। अब वो होमवर्क दिया था, उसका आंसर मैंने दोनों का बताया था, बाकी सबका नहीं बताया था, तो अभी बता ही देता हूँ। अब इनके आंसर है इस प्रकार। पहला प्रश्न है, लौह और अलोह खनिज में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। तो मैं इतना टाइपिंग नहीं कर पाया, इसलिए मैं भाई क्षमा का प्रार्थी हूँ, मैंने यही बना डाला। सारणी था, यह खनिजों भाई लौह और अलोह में अंतर है,
पहला अंतर है कि लोह खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है, जबकि अलोह खनिज में लोहे का अंश का अभाव होता है। ये भारत में धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन के 75% से अधिक योगदान देते हैं और ये संचित मात्रा में है संतोषजनक नहीं है। इनके उदाहरण है लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट है और इसका उदाहरण है तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, चांदी आदि। अगला प्रश्न था कि खनिज क्या है। खनिज क्या है? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक हीरा तथा सबसे नरम चूना तक शामिल है। अगला प्रश्न है कि हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो ये प्रश्न नहीं दिया था मैंने, ये गलती से आ गया, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं। प्रकृति में उपलब्ध अधिकतर खनिज नवीकरण योग्य नहीं है, ठीक है, और इसके निश्चित एवं सीमित भंडार है तथा निर्माण में लाखों वर्ष से होता है। वर्तमान समय में खनिजों की तीव्र उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर है। ये प्रश्न बड़ा बन सकता है, तो इसको थोड़ा हिसाब से लिखा है। धात्विक और अधात्विक। धात्विक क्या है कि वे खनिज हैं जिनमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, और अधात्विक कौन से हैं जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता नहीं होती है, अभाव होता है। दूसरा अंतर लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, तांबा, जस्ता, सीसा, टंगस्टन व कोबाल्ट आदि धात्विक खनिज है। अभ्रक, पोटास, नमक, सिल्वर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि अधात्विक खनिज है। प्रयोग करने से पूर्व इसका परीक्षण करना आवश्यक है। किसका? अधातु का, धात्विक खनिजों का, यानी इनकी साफ सफाई जरूरी है, और इसकी साफ सफाई जरूरी नहीं होती। इसका सफाई हो तो ही ठीक, नहीं हो तो ही ठीक। अगला है धात्विक खनिज ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं, और ये क्या कहते हैं, कुचालक होते हैं। और ये आग्नेय चट्टानें और ये अवसादी चट्टानें होती हैं, ये एकदम टूट जाती हैं, जैसे कोयला है, ये सब इन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं, पर जो आग्नेय चट्टानें होती है बहुत मजबूत होती हैं। और इन खनिजों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, और इनको पुनः नहीं लाया जा सकता। इन्हें पीट के बढ़ाया जा सकता है, इन्हें पीट के नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आज के चैप्टर पे चलते हैं। पेट्रोलियम भारत में ऊर्जा का दूसरा मुख्य साधन है। किसके बाद? कोयले के बाद। और इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है ताप व प्रकाश के ईंधन, मशीनों के स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योग में कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशाला, संश्लेषित वस्त्र और असंख्य रसायन उद्योगों में एक मुख्य बिंदु का काम करती है। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जा सकता है कि जहाँ तो वर्तमान में भाई बना कैसे है कि वो जीव थे वो जमीन के अंदर दब गए, तो बड़े बड़े जीवों के वजह से हुआ। और ये बड़े बड़े जीव कौन से थे? ब्लू व्हेल, ये सब बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो या तो उन स्थानों पे पाया जाएगा जहाँ पहले कोई समुद्र था, या फिर उन स्थानों पे पाया जाएगा जहाँ वर्तमान में है समुद्र। तो भारत में सबसे अधिक वो पेट्रोलियम निकलता है मुंबई हाई से, जो कि मुंबई के पास समुद्र में स्थित है। और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ से निकलता है, तो बाड़मेर में भी निकलता है, राजस्थान के। और अब देखते हैं उत्पत्ति। पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेषों से हुई है। समुद्र में अनेक छोटे छोटे जैविक पौधे पानी में तैरते रहते हैं। मृत्यु होने के उपरांत उनका जीवांश में समुद्र में निर्मित अवसादी चट्टानों में दब जाते हैं। कठोर चट्टानें नहीं, मुलायम चट्टानें, सॉरी, जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। इन
जीवांशों पर करोड़ों वर्षों तक गर्मी, दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप यह जीवांश पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कैसे उत्पत्ति हुई आपको पता होगा, ये हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात और ना ही नई बात है। भारत में पेट्रोलियम का वितरण। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टर्शरी युग की शैली यानी 55 लाख वर्ष पूर्व शैल संरचनाओं की अपनति भ्रंश टैप में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और अरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टैप में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? मुंबई आई है, गुजरात, राजस्थान तथा असम है। इनमें कौन कौन से स्थान है? अंकलेश्वर गुजरात का महत्वपूर्ण स्थान है और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जिसमें डिगबोई, नहरकटिया और मोरन होगरीजन असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और वर्तमान में राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे ये देख लो, ये परंपरागत स्रोत का है। ये देखो, इसमें कोयला कहाँ का है? हाँ, अभी हम पेट्रोलियम पढ़े तो पहले पेट्रोलियम ही देख लेते हैं। तेल क्षेत्र ये रेड वाले, तो ये देखो यहाँ पे अंकलेश्वर ये वगैरह वगैरह यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, यहाँ तक पहुँचा जाता है और यहाँ देख लो, तो इन 3 स्थानों पे है मुख्यतः। कोयले की खदानें वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सिंगरौली और पश्चिमी बंगाल का रानीगंज, ये 4 स्थान हैं। झारखंड और उड़ीसा 2 हो गए। झारखंड में बोकरो, झरिया और उड़ीसा में तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा और मध्य प्रदेश का सिंगरौली और रानीगंज, यहाँ सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का महत्व। प्राकृतिक गैस का महत्व स्वच्छ ऊर्जा साधन है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो कि खनिज तेल के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है, यानी कभी कभी खनिज तेल के साथ भी पाई जाती है और कभी कभी अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग में एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। CO2 के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इससे CO2 कम निकलती है और बाकी सबसे जैसे पेट्रोलियम और कोयले से CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। इसी कारण यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। ठीक है, वितरण। भारत में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले हैं। पश्चिमी तट के साथ साथ मुंबई हाई और सनिद्ध क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूर्ण करते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्रमुख पाइपलाइन। भारत में प्राकृतिक गैस की प्रमुख पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन है। इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। यह गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के पूर्व विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। यह दामिनी से भारत के गैस उत्पादन को बल मिला है इससे, और ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है और गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस में प्रतिस्थापन देश के लिए लोकप्रिय हो गया है। आगे सी लगा दो, संपीड़ित नेचुरल गैस। ठीक है, तो आपको इसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? कृष्णा गोदावरी नदी, और सबसे बड़ी पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत को 2 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो प्रवाही जल
से, जो कि हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो विद्युत उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। और दूसरा है तापीय ऊर्जा, जो ताप से कर सकते हैं, ठीक है, इन सबको जला के। दो तरीके से ऊर्जा होती है। अब देखो, अब हमने परंपरागत ऊर्जा साधन पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत। ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, कम से कम 15-20 मिनट में हम पढ़ लेंगे सारे। इन्हें नवीकरण योग्य संसाधन भी कहते हैं। इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऊर्जा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा द्वारा ठीक है, तो ये सभी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ऊर्जा हो गई, अपशिष्ट पदार्थों से जनित ऊर्जा हो गई, और ये सब साधन गैर परंपरागत कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों से समृद्ध है। भारत में सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा साधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इनमें से परमाणु ऊर्जा, जो कि आणविक ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा, जिसके संयंत्र, एक बहुत बड़ा संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में लगा हुआ है, वो छोड़ के सभी नवीकरण योग्य हैं। ठीक है, अब वही आ गई अपने पहली परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, क्योंकि ये यूरेनियम और थोरियम से बनती है, और यूरेनियम और थोरियम मतलब वो भी एक सीमित और संसाधन है जिसका उपयोग एक बार कर लेते दोबारा नहीं हो पाता। पर ये गैर नवीकरण जो परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, प्रौद्योगिकी पर आधारित है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा है। परमाणु ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना बदलने से, ये डबल आ गया, ठीक है, सॉरी, को बदलने से प्राप्त की जाती है। भारत के झारखंड एवं राजस्थान में मिलने वाले यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में आणविक ऊर्जा के उत्पादन हेतु तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्वम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, केंगा कर्नाटक अणु उद्योग गृहों की स्थापना की गई है। ठीक है, जहां मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए, इन डिस्ट्रिक्टों को याद करना है। और आप सोच रहे हो सर इतना जल्दी में क्यों भागे जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले और लास्ट बार बता देता हूं कि इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आने वाला है। इस चैप्टर से आएगा तो एक जिले के 8 जिलों के नाम दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 जिलों के नाम भरने होंगे। तो इसलिए हमें मानचित्र पे फोकस करना, ना कि स्टडी पे आपको करना है। इसलिए कोई एडवांस बच्चे होते हैं, कोई सोच रहे हैं नहीं सर गलत बता रहे हैं, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ठीक है, और आगे भविष्य में आपके काम दे। ठीक है, अब सौर ऊर्जा में भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। भारत में सौर ऊर्जा का विकास की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक विधि से उसके सीधे प्रयोग से परिवर्तित धूप ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। और सौर ऊर्जा के भारत में सबसे बड़ा संयंत्र भुज गुजरात के निकट माधोपुर में स्थापित किया गया है। और जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि वहाँ पर धूप सीधी पड़ती है। और जहाँ सौर ऊर्जा के दूध के बड़े बर्तनों में कीटनाश मुक्त किया जाता है, कीटनाशकों से मुक्त किया जाता है, कीटाणु मुक्त किया जाता है। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए महान सीमाएं हैं, नहीं कोई सीमाएं नहीं है, क्योंकि पवन की कोई सीमा नहीं होती। भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ पे पवन ही नहीं आ रही होगी।
भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश के पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू स्टार्ट। बायोगैस, बायोगैस गोबर गैस वही कह दो, नेचुरल गैस तो मत को, जैविक गैस। हाँ, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित विशेषताओं के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। यह गैस जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है। भारत में पशुओं के गोबर का प्रयोग करने वाले संयंत्र गोबर गैस संयंत्र के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह साधन पर्यावरण को संरक्षित करता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। अब भूतापीय ऊर्जा क्या है? जमीन, देखो आप बताओ, मैं आपको समझा देता हूँ, ये चैप्टर को थोड़ा लास्ट में समझा दें। भूतापीय जो जमीन के अंदर जो प्रेशर है, दबाव है, होता ही क्या है कोयले के लिए, तो कोयले को गर्म करके, नहीं, कोयले को नीचे भट्टी में डाल के ऊपर पानी को गर्म करके उस पानी से बनी हुई भाप से प्रेशर डाल के विद्युत घुमाया जाता है, टरबाइन। तो यही प्रोसेस कोयले के बिना किया जा सकता है। ज़मीन के अंदर जो प्रेशर भरा है उस प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है, तो वो टरबाइन को वैसे ही घुमा देता है, ठीक है, उससे भी बिजली बन जाती है। तो ये कहाँ कहाँ है? भूमि के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत सैकड़ों गर्म पानी वाले झरनों से और जमीन से भी निकाल सकता है। पार्वती घाटी, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, पूंगा घाटी, लद्दाख, क्योंकि ये उसी क्षेत्रों में हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में से निकाल सकते हैं इजीली। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा का नाम किसने सुना है? समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें होती है, वो लहरें ऊपर उठती है तो ज्वार होता है, और नीचे गिरती है तो भाटा होता है, ठीक है। ये सब होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। महासागरों में उठने वाली तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्रों और गंगा के डेल्टाओं में ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों करें? इनकी क्या प्रॉब्लम पड़ गई जिसलिए इनकी आवश्यकता करें? इसकी क्या आवश्यकता है उनकी सुरक्षा करने की, और फिर क्या कर सकते हैं सुरक्षा के लिए? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने से रोशनी व ताप के लिए और गाड़ी संचालन के लिए ऊर्जा जरूरी है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अवस्था में प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा में निवेश करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वयन आर्थिक विकास की योजना को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बढ़िया मात्रा में आवश्यकता होती है। पूरे देश में सभी प्रकार का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसका? ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के उपाय। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित किया जाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण को क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग और सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। पहला, ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना चाहिए। उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ, ठीक है, यहाँ पे ये इस हाथ को छोड़ो। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके पर्यावरण और हमारी आय को भी बचा सकते हैं। जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करके
अपने बिजली के बिल और ऊर्जा को भी बचा सकते हो। और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम छोटा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का यूज करो। पवन ऊर्जा का तो आप नहीं कर सकते, सौर ऊर्जा का तो करो, घर पे लगा दो सोलर पैनल। ऊर्जा की बचत ही सबसे बड़ा संरक्षण है। तो आज का ये चैप्टर पूरा हो गया। मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी खनिज के अंदर, भाई धात्विक, अधात्विक और, क्योंकि खनिज ऐसे होते हैं, कई खनिज होते हैं जिसमें से धातु प्राप्त होते हैं, कईयों से अधातु प्राप्त होते हैं, कईयों से ये दोनों ना प्राप्त होकर कोई ऊर्जा साधन प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इनको 3 भागों में बांटा है। और तीसरा क्या करता है कि तीसरे में मतलब ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से चले आ रहे, पुराने चालों से आ रहे, जिसमें कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं है। जिसमें पहला कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस 3 पड़े। ठीक है, पेट्रोलियम में क्या था कि कोयला क्या था, कोयला का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है जिससे कार्बन निकलता है कोयले से। पहला क्या था, एंथ्रेसाइड, जिसमें 90 से 96% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार का होता है। दूसरा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है और उसके कोयले के मुख्य भंडार कहाँ थे, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का रानीगंज और मध्य प्रदेश का सिंगरौली। ठीक है, ये 4 स्थान हैं। और मतलब उसके अंदर ही पूछ ले तो झारखंड के अंदर बोकरो और 2-3 स्थान और थे, और उड़ीसा के अंदर तलचर था। ठीक है, तो ये सब स्थान आपको याद रखने हैं। और पेट्रोलियम के लिए क्या है कि आपको एक ही बात दिमाग में रखनी, या तो समुद्र, वर्तमान समुद्र में, या फिर पुराने समय के समुद्र में स्थित होगा पेट्रोलियम। तो उसके लिए रेगिस्तान, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कभी ना कभी क्या हुआ करता था, समंदर। तो वहाँ समुद्र हुआ करता था, तो वहाँ पे भी जलीय जीव रहते होंगे। और पेट्रोलियम बना कैसे, जलीय जीवों और वनस्पति का ज़मीन के अंदर दबने से और अंदर उनके अवशेषों से बना है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा थे, और इसलिए देख लो एक कच्छ की खाड़ी में नहीं, अंकलेश्वर गुजरात में, और राजस्थान के बाड़मेर में, और मुंबई हाई जहाँ पे वर्तमान समुद्र है, यहाँ 3 स्थानों पे पाया जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, वो है पेट्रोलियम। और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको पहले एक कृष्णा और गोदावरी, यहाँ इन दोनों नदियों के बीच में एक कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलते हैं, या गोदावरी कृष्णा बेसिन बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है इन दोनों नदियों का नाम है, और फिर पीछे बेसिन है। इन क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस की खोज हुई है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी ने की है। ठीक है, अब हमने गैर परंपरागत पढ़ी। हाँ, ऐसे जो आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हो, नई टेक्नोलॉजी हो, ये सभी ऊर्जा है। ठीक है, तो अब इसी वीडियो में इसी चैप्टर को विदाई देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे विनिर्माण उद्योग। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं कल बता दूंगा। कल वीडियो आएगा 3 बजते। आज वीडियो लेट आया, इसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं, क्योंकि आज मैंने ठान लिया था वीडियो पूरा बनाऊंगा, और क्या करूंगा, और चैप्टर को भी कंप्लीट करूंगा। और अब कल भी ये काम करते हैं, थोड़ा टाइम डिले कर लेते हैं। ये जो टाइम है ना, ये अभी वाला, यानी कि 6 बजे वाला ही रखते हैं। ये बेहतरीन टाइम है। इस टाइम पे मैं भी कंफर्टेबल और आप भी कंफर्टेबल, दोनों कंफर्टेबल, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो इसी टाइम पे डन डील। और अब से वीडियो इस टाइम ना के 6 बजे आएगा, तो इंतज़ार करना 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, स्टडी ग्रुप में डाल दो। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 5 चैप्टर। अब तो शेयर कर दो यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारे आरपी स्टडी चैनल का लोगो है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पर जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, उस दिन मेरे पास एक बना हुआ लोगो तैयार है, वो सेट करेंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट। और अब नेक्स्ट विनिर्माण उद्योग, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो उसको लेके आएंगे, उसमें 1-2 वीडियो में काम ख़त्म कर देंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीविका, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम
पढ़ेंगे अगली बुक की ओर। तो तब तक इंतज़ार करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो।